अभी हम बढ़ते हैं, वो शुभ घड़ी आ पहुंची है जिस समय हम अपने आदरणीय माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को हम सुनना चाहेंगे। आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं और आप ऑफिशियल पोस्ट पर आप रहे जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे और द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काल में, और प्रोसीडेड बाय थावर चंद गहलोत। और साथ साथ आप प्रो टेम स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा भी हैं। इन ऑफिस आपका जो समय रहा 17 जून 2019 से लेकर 19 जून तक, और आपने बहुत अच्छे से अपने समय को निभाया जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रोसीडेड बाय कमलनाथ जी थे और सक्सीडेड बाय भारत तुहारी मेहताब थे। आपने बहुत से कार्य किए हैं और आपकी बहुत रुचि है सोशल कार्यों में। जैसे ये प्रोजेक्ट सामने आया, आपने कहा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पूरा सहयोग देंगे। हम आपकी कितनी महिमा करें, आप बहुत निर्मल चित्त हैं और बहुत ही प्यार से ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास आते हैं। यहाँ पर आ भी चुके हैं और नशा मुक्ति अभियान में भी आपने सहयोग देने के लिए हमें प्रॉमिस किया है। अभी हम आपको सुनना चाहेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मानेसर केंद्र में आज वरिष्ठ जनों के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ किए जा रहे इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय आशा दीदी जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सचिव माननीय अमित यादव जी, भाई बीके प्रेम सिंह जी, भाई अवतार जी, स्वामीनाथन जी, रश्मिकांत जी, आशाबेन जी, सम्मानित मंच, देश भर से आए हुए सभी आदरणीय प्रतिनिधिगण, ब्रह्म कुमारी संस्थान की हमारी सभी दीदियां एवं भाइयों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, आज इस पावन और प्रेरणा स्थल पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस केंद्र पर आज मैं द्वितीय बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 17वीं लोकसभा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में एमओयू हुआ है, उस कार्यक्रम के निमित्त एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज दो पीढ़ियों के जो मिलन को लेकर संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में आज दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में माउंट आबू से लेकर देश के विभिन्न अंचलों में संस्थान के केंद्र हैं। मैं जब देश में प्रवास पर जाता हूं, अलग अलग राज्यों में जाता रहता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वहां पर संचालित होने वाले ब्रह्म कुमारी संस्थान के केंद्रों में भी मैं जाता हूं। ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा आध्यात्म के क्षेत्र में, राजयोग के माध्यम से योग के क्षेत्र में और अवतार भाई के सानिध्य में जो समाज सेवा का प्रभाग, निरंतर समाज को जोड़ने का, समाज में अपनी सेवाएं देने का
कार्य ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। आज उसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम के निमित्त जब मैं मंच पर बैठा हुआ देख रहा था कि कितनी सुंदर अभिव्यक्ति जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, उसको गीतों के माध्यम से, उसको नाट्य के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश यहां पर दिया गया। इतना सुंदर गीत की रचना यहां पर की गई, दोनों गीतों की बहुत ही सुंदर रचना यहां पर की गई। मैं हमारे साथी एपीएस भरत भाई जी को मैं इशारा कर रहा था कि ये गीत बहुत सुंदर है और इस गीत को ले लेना। और जब ये कार्यक्रम दादा दादी नाना नानी के कार्यक्रम सारे देश में आयोजित किए जाएंगे, उन कार्यक्रमों में इन गीतों को लेकर मैं सारे देश में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दादा दादी और नाना नानी के कार्यक्रम में लेकर जाऊंगा। ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक प्रतिबद्धता है हमारे बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने की, बुजुर्गों को एक गरिमामय, सम्मानजनक और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देने की। अभी आशा दीदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये ओल्ड एज होम की परिकल्पना हमारे भारत की नहीं है, ये पूरब की संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। ओल्ड एज होम की परिकल्पना पश्चिम का सोच है। हमारे यहां तो संयुक्त परिवारों की परंपराएं अनादिकाल से चलती आई हैं। 5-5, 6-6 भाई एक साथ रहते थे। अब किस भाई के बच्चे की फीस भरी जाना है, किस बच्चे के लिए यूनिफॉर्म आना है, पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनके लिए दवा कौन लेकर आएगा, खेत में कब बीज रोपित होना है, कब पानी दिया जाना है, कब खाद दिया जाना है। एक भाई व्यापार देखता था, एक भाई बच्चों की जिम्मेवारी देखता था, एक भाई माता पिता की सेवा का दायित्व देखता था, एक भाई सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने के लिए कहां शादी विवाह में जाना है, कहां दुख में सुख में बैठने जाना है। ऐसा सब भाइयों के बीच में कामों का विभाजन होता था, लेकिन पारिवारिक संबंधों का विभाजन नहीं होता था। परिवार एक सूत्र में बंधकर रहता था। ये हमारी पूरब की सभ्यता है, हमारी पूरब की संस्कृति। मैं पिछले वर्षों में ऑस्ट्रेलिया गया था। एक भारतीय परिवार में मुझे मेरा परिचित परिवार था, उस परिवार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब वहां पर बैठा था, कुछ समय के पश्चात उस परिवार की बेटी 200-250 किलोमीटर दूर से चल करके वो अपने मां बाप से मिलने के लिए आई थी। वो आने के बाद माता पिता और बेटी के बीच में संवाद होता रहा। वो अपनी कठिनाइयां बताती रही, अपनी आवश्यकताएं बतलाती रही, लेकिन मां बाप के दुख सुख के बारे में, उनके बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में एक भी बार चर्चा नहीं की। मैं काफी देर तक वो संवाद देखता रहा। फिर जब वो बेटी बोली कि अब मैं जा रही हूं, मां ने कहा ठीक है, बेटी चली जाती है। मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कौतूहल जागा और मैंने पूछा, हम तो भारत के लोग हैं, हमारे यहां तो ये संस्कृति के गांव की बेटी अगर शादी के बाद गांव में आती है तो पूरा गांव जो है ना, उस बेटी को सम्मान के साथ देखता है। अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। बेटी आ गई, बिन्नी आ गई, सब पैर पड़ते हैं कि बेटी ससुराल से मायके आई है। उसकी कुशल क्षेम के बारे में पूछते हैं। मामा, चाचा, ताऊ, ये जितने रिश्ते होते हैं, वो बेटी अपने मायके आती है तो जब रास्ते में जाती है सारे शब्दों से संबोधित करती जाती है। और पूरा गांव भी उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में पूछता है, उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। लेकिन मैंने कहा कि आपकी बेटी इतनी दूर से आई और आपने पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो पिता जवाब देते हैं, आप तो स्वयं बैठे थे, आपने देखा। बेटी आई, उसने कहा कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है। उसने गुस्से में अपनी आवश्यकता तो बताई।
फोन से कई बार हमारी दूरभाष से चर्चा हुई, मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मां के स्वास्थ्य के बारे में बेटी ने एक शब्द नहीं पूछा। आशा दीदी ने सही बात कही थी, ये ओल्ड एज होम की परिकल्पना पश्चिम का सोच है, ओल्ड एज होम का सोच भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। 13 साल के बाद, 14 साल के बाद जो है ना, बच्चे इंडिपेंडेंट रूप से रहने लगते हैं। लेकिन हमारे यहां तो अभी हमने देखा 3 पीढ़ियों को एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम यहां पर हमने देखा। मेरा अपना स्वयं का बेटा, वो अपने दादा से काफी स्नेह रखता था। अब तो उसके दादाजी नहीं रहे, लेकिन जब तक रहे वो अपने दादा से बहुत स्नेह रखता था। दादाजी आपने खाना खाया कि नहीं खाया, दवा ली कि नहीं ली, समय पर दवा देना। जब दादाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उसने अपनी बोर्ड का एग्जामिनेशन होने के बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई की चिंता नहीं की, उसने अपने दादा के स्वास्थ्य की चिंता की। दादा भी अपने पोते के प्रति उतना ही स्नेह रखते थे। उसको कोई चीज की आवश्यकता है, हमने और हमारी पत्नी ने अगर मना कर दिया, वो धीरे से अपने दादाजी से कहता था, दादाजी मुझे ये चाहिए है। वो दादाजी फौरन पैसे निकाल करके उसको दे देते थे। इन्हें दादा दादी का अपने नाती पोते और नातिन नाती के साथ में जो आत्मीयता का रिश्ता होता है, ये दृश्य जो हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, दुनिया के किसी देश में ये आत्मीयता का दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता। बुजुर्गों के प्रति इन संबंधों को और आत्मीयता के साथ में जोड़ने का भाव समाज में जागृत करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने तो पहल की है। हमने गत वर्ष दिल्ली के एक आर्मी स्कूल से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। वहां पर दादा दादी नाना नानी को बुलाया, उनके बच्चे पढ़ते थे, वो सब वहां पर आए थे। और उस कार्यक्रम में मंच पर कुछ दादा दादी को बुलाया, उनके अनुभव बच्चों के सामने, फिर कुछ बच्चों के भी अनुभव समाज के सामने रखे जाने का काम। तो जब दादा दादी अपने नाती पोतों को बता रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा बचपन में कैसे शैतानियां करते थे, कैसे से मतलब उनको हम तैयार करते थे, स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते थे, या आम के बगीचे में आम तोड़ने जाया करते थे, मोहल्ले के लोग शिकायत करते थे कैसे। तो ये सारी जब तीसरी पीढ़ी को मालूम पड़ता है, दादा दादी बताते हैं, तो उस पीढ़ी का अपने दादा दादी के साथ में आत्मीयता का रिश्ता तो जुड़ता ही है। वो दादा दादी ही होते हैं जो महाभारत की कथाओं को, जो रामायण की कथाओं को नाती और पोते को सुनाते हैं। मम्मी पापा को कहां फुर्सत होती है। मम्मी पापा तो देखा कि वो अपनी व्यस्तताओं के बीच में इतना उलझ जाते हैं। और आज के जो माता पिता हैं, दोनों ही, कई परिवारों में ये देखने में आता है कि दोनों ही सर्विस करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को देखने के लिए आया को और मेड को रख दिया जाता है। और अगर दादा दादी को अगर परिवार से विलग कर दिया जाए, जैसा कि देखने में आ रहा है, जैसे ही नौकरी लगती है और एकल परिवार की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो संयुक्त परिवार से हटके एकल परिवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब एकल परिवार की तरफ बढ़ते हैं तो दादा दादी घर में नहीं होते हैं, नाना नानी घर में नहीं होते हैं, और उनकी चिंता करने का भाव भी नहीं होता है। आज समाज में आवश्यकता इस बात की है कि बुजुर्गों के ज्ञान का जो भंडार है, अनुभवों का जो खजाना है, उस अनुभवों के खजाने को परिवार के साथ में, समाज के साथ में जोड़ने की आवश्यकता तो है ही। बुजुर्गों को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देना भी ये समाज की सामूहिक जिम्मेवारी है। परिवार की जिम्मेवारी के साथ ही साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेवारी है। और उस समाज की सामूहिक जिम्मेवारी को अनुभव करते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में जो एमओयू हुआ है, ये एमओयू सिर्फ कागजों का दस्तावेज नहीं, संवेदनाओं, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेवारियों का एहसास हम सबको कराता है। ब्रह्म कुमारी संस्थान को हम लोगों ने जब चयन किया तो हमारे मन में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में किसी आध्यात्मिक संगठन की सर्वाधिक शाखाएं अगर किसी संस्थान की हैं तो ब्रह्म कुमारी संस्थान की शाखाएं दुनिया के सुदूर राष्ट्रों में, छोटे छोटे राष्ट्रों में भी
और ब्रह्म कुमारी संस्थान की शाखाएं देखने को मिलती हैं। अब ब्रह्म कुमारी संस्थान के छोटे केंद्र में चाहिए या बड़े केंद्र में जाइए, जो स्नेह का भाव, जो आत्मीयता का भाव, जो मधुरता का भाव हमारी दीदियों के, उनकी कार्यशैली में, उनके चेहरे की सौम्यता में, हमारे ब्रह्म कुमारी भाइयों के चेहरे पर जो देखने को मिलता है, सेवा का, समर्पण का, सादगी का, स्वावलंबन का। और इसलिए जब ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में यह एमओयू करने की दिशा में जब हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए, तो मुझे पूरा विश्वास है ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में यह जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में मिलकर पूरे देश में समाज के अंदर इस चेतना को जागृत करते हुए कि बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन, उनको एकाकीपन के दौर से हम एकाकीपन के दौर में न जाने दें, उनको उपेक्षा और मानसिक तनाव का शिकार ना होने दें। अब बहुत सारे बुजुर्ग जब परिवार से अकेले हो जाते हैं तो डिमेंशिया के मरीज हो जाते हैं। अकेलेपन के जब शिकार होने लगते हैं तो बहुत सारी बीमारी उनको घर करने लगती हैं। दिल्ली के अंदर जब कार्यक्रम किया, उसके बाद मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश में एक स्थान पर जब ये दादा दादी नाना नानी का कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि हमारी बुजुर्ग दादियां, बुजुर्ग नानियां और बुजुर्ग दादा दादी अपनी बात रखने के लिए जब मंच पर आए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो इतना भावुक हो गए कि हमने कभी सोचा नहीं था कि समाज में कभी इस तरह के कार्यक्रमों की भी रचना की जाएगी, जिसमें दादा दादी और नाना नानी को बुलाया जाएगा, उनके जीवन के अनुभवों के बारे में समाज के सामने रखने का अवसर प्राप्त होगा। ये वास्तव में हृदय को झंझोर देने वाला कार्यक्रम है, समाज में एक चेतना जागृत करने का कार्यक्रम है, बुजुर्गों को इस बात का एहसास कराने वाला कार्यक्रम है कि वो अकेले नहीं है, समाज उनके साथ में खड़ा है, समाज उनकी चिंता कर रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अकेला नहीं, ब्रह्म कुमारी संस्थान, सारी आध्यात्मिक संस्थाएं जब आगे आएंगी तो बाकी अन्य संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, लोग आगे आएंगे। हमारे स्वामीनाथन जी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, उसके सारे मोटिवेटिव के बारे में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। और संगम का अर्थ है पीढ़ियों का मिलन, अनुभव और ऊर्जा का संगम, अतीत और सीख, भविष्य की दिशा का संगम। और ऐसे इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो इस दिशा में काम किए जा रहे हैं, उन बुजुर्गों के लिए जो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बना करके, ताकि वो अपने इलाज के प्रति उनको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी को छड़ी की आवश्यकता होती है, किसी को चश्मे की आवश्यकता होती है, किसी को दांत की बत्तीसी की आवश्यकता होती है, किसी को कान की मशीन की आवश्यकता होती है, किसी को व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अपने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारे सामान उपलब्ध कराने का काम भी समय समय पर कैंप लगाकर हम इस आयोजन को करते रहते हैं। हेल्पलाइन सेवाएं भी प्रारंभ की गई हैं। उस हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से बुजुर्गों को कभी किसी तरह की कोई असुविधा होती है, वो नंबर का उपयोग करके वो अपनी परेशानी भी बता सकते हैं। उनको पेंशन का फॉर्म भरने में, उनको अस्पताल में कोई सुविधा हो रही है तो ये सारे उस हेल्पलाइन पर मैसेज करके, या वो भेदभाव या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, इस संबंध में भी हेल्पलाइन के माध्यम से सेवाएं उनको प्रदान की जाती हैं। वृद्धाश्रमों के माध्यम से भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश के उन सभी आवश्यकता वाले जिलों में जहां पर कि ओल्ड एज होम नहीं है, एक ओल्ड एज होम खोलने की योजना हम लोगों ने बनाकर उस दिशा में काम करना आगे प्रारंभ कर दिया है। हमें सरकार, समाज, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संस्थाएं और एनजीओज, इन सबको मिलाकर के इस दिशा में काम करने होगा। संगम का वास्तव में अभियान का यही उद्देश्य है, साझा प्रयास है, साझा जिम्मेवारी है। मैं इस पवित्र मंच से आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने घर में, समाज में और वरिष्ठ नागरिकों को दया का पात्र ना माने, उन्हें सम्मान और निर्णय निर्माण में स्थान दें, उनके अनुभवों से सीखें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी उपस्थिति को आशीर्वाद मानें,
जब परिवार का बच्चा दादा दादी के पास जाता है, उनका हाथ में लेकर जब उनके पास बैठता है, तो दादा दादी को जो ऊर्जा होती है, उनके सारे कष्ट दूर भाग जाते हैं, उनकी बीमारियां दूर भाग जाती हैं, उनको एक अपार ऊर्जा का अनुभव होता है। और जब उनका बेटा या बहू पास में आकर बैठती है और पूछती है, आपने भोजन किया कि नहीं किया, आपने दवा ली कि नहीं ली है, चलिए आज जन्माष्टमी है, आपको मंदिर लेकर चलते हैं, आज रामनवमी है, आज आपको मंदिर दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे। तो इस तरह के प्रयासों से समाज में बुजुर्गों के प्रति जहां एक सम्मान का भाव, वहीं उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में हम सब मिलकर कदम आगे बढ़ाएं। गरिमा से जीना हर इंसान का अधिकार है और वृद्धावस्था में यह गरिमा सबसे और अधिक आवश्यक हो जाती है। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान समाज सेवा प्रभाग और इस अभियान से जुड़े सभी सेवार्थियों को हृदय से हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह पहल आने वाले वर्षों में लाखों बुजुर्गों के जीवन में उजाला लाने का काम करेगी। मैं एक बार पुनः मंचस्थ आदरणीय दीदियों का, सभी हमारे ब्रह्म कुमारी भाइयों का हृदय की गहराइयों से आभार करता हुआ और यहां उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का, हमारी आदरणीय दीदियां, भाई हमारे और हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का आभार धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं।